जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम सीडीपी यानी आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो सब्जेक्ट होता है, उसका पेपर है यहाँ पर। ये पेपर 1 करेंगे आज भाई हम। ये पेपर 1 है आपका, दिसंबर 2024 का पेपर है ये आपका। दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था, वो पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आपके ऑथेंटिक होंगे। कोई भी आपका जो आंसर होगा अपने मन से नहीं बताया जाएगा। आपका जो भी आंसर बताए जाएँगे आपके जो आंसर की है ऑफिशियल उसके अकॉर्डिंग बताए जाएँगे। ठीक है भाई? तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश डैश को देते हैं और असफलता का डैश डैश को। जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स जो होते हैं, वो जो सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता का श्रेय किसको देते हैं, ये पूछा है आपसे। तो पहला ऑप्शन है योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। दूसरा योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। तीसरा योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता। चौथा योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या कि जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं वो आमतौर पर सफलता का श्रेय देते हैं आपका योग्यता और कोशिश को। किसको भाई? उनकी जो एबिलिटी है और उनकी जो कोशिश है, योग्यता और कोशिश को देते हैं। और जो असफलता का श्रेय देते हैं वो उनकी अपर्याप्त कोशिश को देते हैं कि उनकी कोशिश जो है वो अपर्याप्त रही हो, अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होता है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? जो विकास का प्रॉक्सिमोडिस्टल जो प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट का, वो उस सिद्धांत को कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? पहला, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। दूसरा, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। तीसरा, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। चौथा, बच्चे में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 3 कि मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे क्या करते हैं? बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो ये आपका समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। भाई जो लेव वाइगोस्की थे उनके अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, वो किस लिए करते हैं? क्या होता है उनका? पहला, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। दूसरा, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए। जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो कि भाई जो बड़े लोग हैं उनसे वयस्क हैं उन्हें अनदेखा कर रहे हो, तो वो आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए अपने आप से स्वयं से बात करते हैं। तीसरा, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। या चौथा, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है, तार्किक नहीं होती है उनकी सोच। तो यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार क्या होगा भाई? तो वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या कि विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। वो बच्चे स्वयं से बात क्यों करते हैं? विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? जो भाई सामाजिक संचार होता है उसमें चुनौतियां होती हैं, वो किसमें स्पष्ट होंगी? पहला, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार में। दूसरा, मस्तिष्क पक्षाघात में। तीसरा, स्वलीन क्रम विकार में। या चौथा, अधिगमात्मक विकलांगता में। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्या? स्वलीन क्रम विकार में। 4 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। स्वलीन क्रम विकार जो होता है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो बोलते हैं आपका, इसमें आपका सामाजिक संचार में चुनौतियां स्पष्ट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? आलम्बन मतलब यहाँ पर आपकी स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है भाई। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में हिंदी में कोई वर्ड नहीं समझ आए तो आप एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा भाई। हो सकता है आपको वहां से समझ आ जाए एकदम से। आप अगर यहाँ पर हिंदी में मान लीजिए आलम्बन है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप आंसर गलत भी कर सकते हैं इससे। अगर नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। आपने यहाँ पर देखा स्कैफोल्डिंग, आप फट से समझ गए क्या स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा एक बार। पहला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। दूसरा, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। तीसरा, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। चौथा, एक छात्र को एक कौशल प्रदान करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो देखिए भाई यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है, तो वाइगोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग इसमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है स्कैफोल्डिंग का, वो बताना है आपको। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है भाई। क्या? किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना
और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता प्रदान करना। कार्य बड़ा है, उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में करने के लिए बच्चों को देना और आवश्यकता पड़े तो उनको सहायता प्रदान करना। स्कैफोल्डिंग का काम क्या होता है? स्कैफोल्डिंग क्या होती है भाई? सहायता प्रदान करना ही तो होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लेखन वैफल्य की विशेषता है, जो लेखन वैफल्य होता है अभी आपका डिस्ग्राफिया की बात हो रही है यहाँ पर, इसकी क्या विशेषता होती है? पहला, विलंबित गतिक कौशल, दूसरा, लिखित कार्य में चुनौती, तीसरा, पढ़ने की प्रवाह में कमी, या चौथा, दोहरावाद व्यवहार। तो यहाँ पर सही जवाब है लिखित कार्य में चुनौती है। तो सभी को पता होना चाहिए भाई कि डिस्ग्राफिया जो होता है वो आपका लिखने में अक्षमता होती है। तो लिखित जो डिफिकल्टीज इन राइटिंग यानी लिखने में उनको चुनौती होती है, लिखने में अक्षम होते हैं वो, तो डिस्ग्राफिया कहलाता है वो। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? भाई कोई बच्चा अच्छा समस्या समाधानकर्ता बने उसके लिए शिक्षक को किस प्रक्रिया पर बल देना होगा? पहला, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करें। दूसरा, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। तीसरा, बड़ी और जटिल समस्याओं को बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। या चौथा, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा भाई? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। अभी बड़ी और जटिल समस्या है तो उनको एक छोटे-छोटे टुकड़ों में, खंडों में आप बाँट दीजिए। उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चे को स्कैफोल्डिंग दीजिए, सहारा दीजिए। तो उससे आप जो बच्चा होगा अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई। 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। भाई जो समावेशी कक्षा होती है उसमें छात्रों की आवश्यकता पूरा करनी है तो शिक्षकों को क्या करना है? बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। कारणार्थ, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो गई? मानकीकरण की। मानकीकरण तो आपका नेगेटिव वर्ड होता है भाई, तो हमें यहाँ पर मानकीकरण आपका गलत होता है कि समावेशी कक्षा में मानकीकरण नहीं होना चाहिए, पाठ्यचर्या का लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लचीला, है ना? लचीलापन होना चाहिए पाठ्यचर्या का, मानकीकरण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अभिकथन ए सही है, ठीक है। अब विकल्प सही विकल्प चुनना है भाई। पहला, ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है। चौथा, ए और दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर एक सही है लेकिन आर गलत है। तो अभिकथन ए तो सही है, आर लेकिन गलत है क्योंकि मानकीकरण नहीं, लचीलापन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भई आपका? रचनावादी दृष्टिकोण से, जो रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज़्म व्यू होता है उससे क्या होता है? पहला, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। दूसरा, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। तीसरा, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। चौथा, सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। तो देखिए रचनावादी दृष्टिकोण जो है इसमें व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है ना? तो रचनावादी दृष्टिकोण क्या हुआ? जो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म होता है वो होता है आपका सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा भाई यहाँ पर। 9 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि सीखना जो होता है वो वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? अभिकथन ए, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। वे जो प्रभावी शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं? वो शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उनसे परिचित कराते हैं। दूसरा कारण आर क्या दिया आप? सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सीखना कैसे होता है? सामाजिक संदर्भ में होता है। तो ये सही बात है भाई, सीखना आपका सामाजिक संदर्भ में होता है और प्रभावी शिक्षक वही करते, ऐसा ही करते हैं कि जो दैनिक जीवन में उनकी और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उनसे परिचित कराते हैं ताकि शिक्षक को पढ़ाने में आसानी रहे। शिक्षक को पता रहे कौन बच्चा किस सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी से है, तो उसी हिसाब से उसको रणनीतियों को अपनाएगा शिक्षक, उसी टीचिंग स्किल्स को अपनाएगा जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है भाई, सही विकल्प का चयन करना है। पहला ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। चौथा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही हैं। ए और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। जैसे मैंने भी बताया अभी-अभी कि प्रभावी शिक्षक वही होता है, उसे करना चाहिए, ये सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसको पता होनी चाहिए। और सीखना क्या होता है? सीखना आपकी एक सामाजिक प्रक्रिया होता है, सामाजिक संदर्भ में होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है? 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है, वो किसके बारे में नहीं है? ए जानकारी को रटना, दूसरा अवधारणा को समझना, तीसरा ज्ञान का निर्माण, चौथा कौशलों का विकास। तो देखिए अर्थपूर्ण रटना होता है आपका जानकारी को रटने से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिर से अभिकथन कारण का है भाई। अभिकथन ए, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के लिए कार्य देना चाहिए। तो शिक्षिका क्या कर रही है? तो ये लड़कों को तो खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन लड़कियों को वो कला के अलंकरण में कार्य, कला मतलब जो आपकी ड्राइंग वगैरह होती है उसमें कार्य दे रही है। कारण आर, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। सही विकल्प चुने। ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। चौथा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। ए और आर दोनों ही गलत है, क्योंकि शिक्षिका को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भई वो लड़कों को तो खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और लड़कियों को केवल कला के लिए। तो ऐसा नहीं है, जेंडर भेदभाव की बात हो गई यहाँ पर, है ना? जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो गई भई। और दूसरा, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ए और आर दोनों गलत है यहाँ पर। 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भई क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं क्या है? गतिक संवेदी गति संवेदी शिक्षार्थी डैश डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। भाई जो गति काइनेस्टिक लर्नर्स होते हैं, गति संवेदी शिक्षार्थी होते हैं, वो किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? ए देखने, दूसरा छूने, तीसरा करने और चलने फिरने, चौथा सुनने। तो देखिए यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपका गति संवेदी। क्या हो रहा है? गति संवेदी। गति मतलब गति, मूवमेंट होना कुछ किसी तरह की। तो मूवमेंट कहाँ हो रही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में हो रही है भाई। तो 13 का ऑप्शन नंबर 3 से होगा करने, और भाई किसी कार्य को खुद से करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए भाई आप। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डैश डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। भाई सभी को पता होना चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर ने आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उसके अनुसार उन्होंने बुद्धि बताई है कि किस व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होगी। तो उसी के अनुसार यहाँ पर पूछा है कि जो एक वैज्ञानिक है, वो किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करेगा, और जो मूर्तिकार होता है उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, ये पूछा आपसे। पहला प्रकृतिवादी स्थानिक, दूसरा ट्रांसडक्टिव स्थानिक, तीसरा तार्किक गणितीय या गति संवेदी, या चौथा स्थानिक या गति संवेदी। अब देखिए यहाँ पर क्या सही जवाब होना चाहिए? तो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3। तो वैज्ञानिक क्या करेगा? तार्किक गणितीय बुद्धि का प्रदर्शन करेगा। भाई विज्ञान में क्या चाहिए? तार्किक चाहिए, तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, गणितीय क्षमता होनी चाहिए। तो तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, और जबकि मूर्तिकार जो है वो गति संवेदी बुद्धि, क्योंकि वो मूर्ति बनाएगा, है ना? तो उसकी गति संवेदी जो बुद्धि होगी उसकी उच्च बुद्धिमत्ता होगी उसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 14 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? जो आपका समावेशन होता है भाई, इंक्लूजन होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है इनमें से? ए लचीला पाठ्यक्रम, दूसरा सहयोगात्मक अधिगम, तीसरा पृथक्करण और नामीकरण, चौथा गम्य इमारतें। अब सही विकल्प चुनना है भाई। पहला 1, 2, 3 और 4 इसमें, दूसरा 1, 2, 3, 4, तीसरा 1, 2, 3, चौथे में 1, 2 और 4। तो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 4। 1 पहला, दूसरा और चौथा, ये आपके समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं, जबकि पृथक्करण और नामीकरण जो होता है, ये समावेशन को बढ़ावा नहीं देता है भाई। ये तो आपका एक तरह से अलग करता है। भाई पृथक्करण करना अलग-अलग हो गया ना, वो समावेशन कहाँ हुआ? वो तो अलग-अलग करने की बात कर रहा है, नामीकरण करने की बात कर रहा है, तो अलग-अलग कहाँ से हो जाएगा? समावेशन कहाँ से हो जाएगा? तो वो आपका गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होता है। ठीक है? 15 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? बच्चे जब डैश डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। भाई बच्चे क्या अनुभव करते हैं कि जब अच्छे से सीखते हैं? ए गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, दूसरा सीखने के लिए मध्यम स्तर की उत्साह, तीसरा प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, या चौथा अधिगम व्यवस्था।
कि भाई वो अधिगम विवश हैं तब अच्छे से सीखेंगे, या सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह है तब अच्छे से सीखेंगे, प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर पर चिंता है तब अच्छे से सीखेंगे, या गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता है तब अच्छे से सीखेंगे। तो कब सीखेंगे भाई? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2। क्या है भाई? सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह है। कि बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। क्या भाई? बेहतर रूप से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 आपका अभिकथन कारण है भाई। अभिकथन ए, 5 से 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। भाई जो 5 से 6 वर्ष के कम बच्चे होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको ठीक से लिखना और रेखाओं के भीतर लिखना, मान लीजिए लाइन खींची हुई है तो इनके भीतर ही लिखना, इनसे बाहर नहीं लिखना, इसके लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण आर, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। कि भाई जो बच्चे होते हैं वो 5 से 6 साल बाद ही गतिक कौशल का नियंत्रण अच्छे से पाते हैं, इसलिए उनको 5-6 साल की कम उम्र में उनको इसलिए इसके लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ये है, अब सही विकल्प चुनना है। पहला ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है। चौथा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर की सही व्याख्या भी करता है। भाई अभी मैंने बताया जैसे कि भाई व्याख्या करना का मतलब क्या है, कि यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है आपका कि 5 से 6 का वर्ष जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको क्या करना है, उनको ठीक से लिखने और लाइन के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? उसका कारण है आर। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि 5 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं 5 से 6 साल के बाद ही उनमें गतिक कौशल का जो होता है नियंत्रण होता है वो अच्छे से कर पाते हैं। तो इसकी व्याख्या करता है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कारण भी स्पष्ट होता है कि क्यों नहीं दबाव डालना चाहिए, क्योंकि उस उम्र के बाद ही उनमें गतिक कौशल का विकास होता है। तो यहाँ पर व्याख्या भी करता है और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्याएं क्या करती हैं? ऐसी व्याख्याएं भाई, पहला चित्रित करती हैं कि बच्चे का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। कि भाई ये ऐसी जो व्याख्याएं होती हैं कि भाई भगवान अपने कंधों पर बाल्टियां लेकर ढो ढो कर थक चुके हैं, बारिश हो रही है, तो उसमें ये जो व्याख्या होती हैं ये चित्रित करती हैं कि बच्चों का जो सोच है वो आत्म केंद्रित दृष्टिकोण की है, वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते हैं। दूसरा, स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। तीसरा, साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। चौथा, संकेत देती है कि बच्चे में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटना को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या सही जवाब है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है भाई कि यह संकेत करती है ये व्याख्याएं बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है बच्चे में और वे उन घटनाओं को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 पियाजे से है भाई आपका क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? जो पियाजे था भाई, जीन पियाजे थे हमारे महान मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, तो उसका किस प्रकार वर्णन किया है? पहला, एक सतत निरंतरता के रूप में। दूसरा, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरणों में। तीसरा, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में। या चौथा, 3 प्रगतिशील स्तरों में। तो देखिए भाई जीन पियाजे ने आपके क्या किया है? भाई 4 चरण ही तो बताए हैं। 4 चरणों में तो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में दिया है। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि 4 चरणों में बताया है। कौन-कौन से है भाई? पहला आपका संवेदी गामा 0 से 2 चलती है। दूसरा आपका प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 चलती है एज। तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक, तो ये आपकी चलती है 7 से 11। चौथा आपका औपचारिक संक्रियात्मक या आपका अमूर्त संक्रियात्मक भी बोल देते हैं इसको, तो ये आपकी चलती है भाई, ये चलती है आपकी 11 से प्लस। ठीक है भाई, ये आपकी 4 चलती हैं, 4 स्टेज में बताई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने को के लिए उसका मजाक उड़ाया कि भाई जो 7 वर्षीय लड़का था उसने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। अब उसके जो साथी थे उन्होंने इसकी जो गुड़िया उठाई उसकी पसंद जो थी उसके लिए जो साथी थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षिका जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहती है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? भाई जो मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे
उस स्थिति में शिक्षिका को कौन सी प्रतिक्रिया देनी होगी? पहला, ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़ियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, ऋषभ से कहना चाहिए कि वे किसी और खिलौनों के साथ खेलें क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं कि वह गुड़िया के साथ खेले। तीसरा, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चे को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। या चौथा, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए शिक्षिका को? तो उसको करना चाहिए क्या भाई कि जो ऋषभ है उसको गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को भी कहना चाहिए कि भाई आप भी अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं, आप भी अपनी पसंद के खिलौने से खेल सकते हैं, उसको भी अपनी पसंद के खिलौने से खेलने दो, क्या दिक्कत है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश डैश कहलाई जाती है। वह विकास की क्या कहलाई जाती है भाई? पहला, प्रोत्साहन अवधि। दूसरा, उत्प्रेरक अवधि। तीसरा, चुनौतीपूर्ण अवधि। या चौथा, कूट लेखन या एनकोडिंग अवधि। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 3 होगा 21 का। चुनौतीपूर्ण अवधि क्या होगी भाई? वो विकास की क्या होती है? चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाई जाती है। कौन सी की भी ऐसी एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है। भाई एक विशिष्ट समय सीमा में रखना है ना, एक समय सीमा में, तो ये आपका चुनौतीपूर्ण अवधि होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए जी, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय डैश डैश से बचना चाहिए। यानी जो आपका एडीएचडी होता है भाई आपका, देखिए इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी, एडीएचडी की अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये आपकी क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एडीएचडी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या करना है कि जो इस एडीएचडी से विकार से जूझ रहे हैं छात्र, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय किससे बचना चाहिए शिक्षक को? पहला, विकर्षण और शोर करने से। दूसरा, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन से। तीसरा, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने। या चौथा, बहुसंवेदी उपागम का प्रयोग करने से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विकर्षण और शोर करने से। किससे बचना चाहिए भाई? विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं भाई। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि, भाई देखिए यहाँ पर कोहलबर्ग से क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसके संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो कोहलबर्ग ने क्या तर्क दिया है? पहला ऑप्शन है आपका, बच्चों में नैतिक विकास का निरंतर रूप से होता है। दूसरा, बच्चों में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। तीसरा, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। चौथा, बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो उसने क्या तर्क दिया भाई? लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो तर्क दिया है वो दिया है कि नैतिक विकास जो होता है वो एक क्रमिक चरणों में होता है। किसमें होता है भाई? ये क्रमिक चरणों में होता है। उसने आपके 3 स्तर बताए थे भाई, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, उत्तर परंपरागत बोल देते हैं, ठीक है। 3 स्तर बताए थे और तीनों में 2-2 आपकी विशेषताएं बताई थी उनकी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए भाई, ये फिर से कोहलबर्ग का है भाई। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो किस चरण में जो होता है बच्चा या व्यक्ति, ये पूछा है आपसे। पहला, उत्तर पारंपरिक। दूसरा, गैर पारंपरिक। तीसरा, पूर्व पारंपरिक। या चौथा, पारंपरिक। तो देखिए गैर पारंपरिक का तो कोई मतलब है ही नहीं, गैर पारंपरिक तो ऐसा कोई स्तर ही नहीं दिया है कोहलबर्ग ने पूर्व पारंपरिक दिया है, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। इन तीनों में से बताना है आपको क्या सही जवाब होगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये किस स्तर का सोचना है, किस स्तर का नैतिक तर्क है ये। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या भाई? पूर्व पारंपरिक जो आपका पहला स्तर होता है पूर्व पारंपरिक, उसका है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा 24 का। सॉरी भाई, गलत हो गया। नहीं, 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 ये नहीं होगा, ये होगा आपका पारंपरिक का, ठीक है? ये होगा आपका पारंपरिक का। ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई 24 का, ऑप्शन नंबर 4 होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है? पारंपरिक का, ये आपका पारंपरिक स्तर का होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए भाई 25 क्या है? जीन पियाजे से है भाई आपका। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणित या उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9,
तो 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है। भई ये जो आपका हुआ है 4 और 5 मिलकर 9 होते हैं और 9 में से 5 घटा दिए 4 बचते हैं, 4 बचे, तो इसके पीछे का तर्क को समझने में वो असमर्थ है। तो इसका कारण क्या है? पहला जीववादी सोच, दूसरा अपरिवर्तनीयता, तीसरा आत्मकेंद्रीयता या चौथा अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है 25 का ऑप्शन नंबर 2। क्या भई अपरिवर्तनीयता का समझने में असमर्थ है कि बच्चा यहाँ पर देखिए परिवर्तनीयता क्या है 4 + 5 9 हो गए, तो इसको क्या करा हमने 5 को उधर कर दिया भई, यहाँ से 5 को इधर भेज दिया, तो 9 - 5 = 4। तब भी बात तो वही है, लेकिन ये अपरिवर्तनीयता है, इसको समझने में जो बच्चा है वो असमर्थ है, तो इस कारण उसको नहीं समझ आ रहा है ये चीज़, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई, अभिकथन ए क्या है आपका? शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक ज़िम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, कि भई जो शिक्षक हैं उनको छात्रों से थोड़ी डिस्टेंस बनानी रखनी चाहिए और जो अधिगम है उसकी ज़िम्मेदारी, प्राथमिक ज़िम्मेदारी केवल बच्चों पर डालनी चाहिए। कारण अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकार वादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। ठीक है? तो नहीं भई ऐसा नहीं है। जो अधिगम होता है वो एक लोकतांत्रिक वातावरण में ही होता है। लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकार वातावरण में प्रभावी ढंग से नहीं होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है दोस्तों? और आपका अभिकथन क्या है? शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक ज़िम्मेदारी उन्हीं पर डाल देनी चाहिए। नहीं भई ऐसा भी नहीं करना है आपको, शिक्षक को ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। भई अगर बच्चा खुद से ही सीख लेगा, खुद से प्राथमिक ज़िम्मेदारी उठा लेगा तो शिक्षक की क्या आवश्यकता रहेगी भई? शिक्षक की क्या आवश्यकता है? शिक्षक को एज़ ए फैसिलिटेटर, ऐसे सुविधा प्रदाता, एज़ ए नेतृत्वकर्ता सॉरी फ्रेंड्स, तो एज़ ए नेतृत्वकर्ता उसके रूप में कार्य करना है शिक्षक को, ठीक है? दूरी नहीं बनानी है उसको। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पर। क्या ए और आर दोनों गलत हैं? अभिकथन ए भी गलत है और कारण आर भी गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए 27 क्या है आपका? अभिकथन कारण सही है। अभिकथन ए शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारानार लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए आपके पास अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, तो यहाँ पर बताना है आपको, सही विकल्प चुनना है। पहला ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं, तीसरा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, चौथा ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए भई यहाँ पर जो अभिकथन ए है कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन, देखिए आलम्बन क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होती है। आप यहाँ देख सकते हैं ना, आपको नहीं समझ आए तो इंग्लिश वर्ज़न देख लीजिएगा। तो स्कैफोल्डिंग जो है, स्कैफोल्डिंग देना बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो बाधा क्यों डालेगा? ये तो गलत बात हो गई। भई स्कैफोल्डिंग तो वो सहारा देकर के सीखने की प्रक्रिया में और उसको तेज़ बनाएगी, तेज़ी लाएगी, सीखने की प्रक्रिया अच्छे अच्छे से सीखेगा बच्चा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सर्दी हो रही है, तो अच्छे से सीखेगा। तो ये तो जवाब आपका गलत हो गया अभिकथन। और कारण आर क्या है? लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से, भई बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके उसमें हेर-फेर करके सीखते हैं, ऐसा भी नहीं कहा है भई। लेव वाइगोस्की ने ऐसा नहीं कहा। लेव वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे सामाजिक संदर्भ में और पारस्परिक बातचीत से, सहयोगात्मक बातचीत से, परस्पर क्रिया करके, सामाजिक क्रिया करके और आपके संस्कृति के तहत सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। क्या ए और आर दोनों गलत हैं? यहाँ पर अभिकथन ए भी गलत है और अभिकथन आर भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होता है 27 का। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए भाई 28 क्या है? निम्न में से कौन-सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? भई जो यहाँ पर बाहरी अभिप्रेरणा होती है आपकी, उसका पूछा है कि उसका सही वर्णन कौन-सा करेगा? ऑप्शन पहला, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। दूसरा, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। तीसरा, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। चौथा, अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। भई देखिए जो अभिप्रेरणा आंतरिक कारकों से आती है, वो होती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा और व्यक्तिगत कार्य के आनंद से आती है, ये भी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना होती है, ये भी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। लेकिन जो अभिप्रेरणा जो बाहरी वातावरण परिणामों से आती है, वो होती है आपकी बाहरी अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 28 का। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अब देखिए भई क्वेश्चन नंबर 29, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। भई जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें संवेदी चालक अवस्था के जो 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास हैं, वो मील के पत्थर हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? पहला, जीववाद और परिवर्तन, दूसरा वर्गीकरण और क्रमबद्धता, तीसरा
वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, चौथा प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो देखिए आपसे सीधे-सीधे आपको क्वेश्चन में हेर-फेर किया गया है, आपसे सीधे-सीधे पूछा है कि संवेदी गामा की जो अवस्था होती है, उसके जो विशेषताएँ क्या होती हैं? संवेदी गामा अवस्था की क्या विशेषताएँ होती है? बस ये पूछा आपसे सीधा-सा क्वेश्चन, बाकी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पर थोड़ा हेर-फेर किया गया है, आपकी समझने में थोड़ी दिक्कत हो, ठीक है? सीटेट में ऐसा ही होता है भई आपको आपको शब्दों से खेला जाता है आपके साथ, बाकी क्वेश्चन आसान ही होता है, शब्दों से खेला जाता है। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल संवेदी चालक अवस्था की विशेषताएँ पूछी हैं, तो उसकी विशेषता होती है वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। क्या होती है? संवेदी चालन में 0 से 2 चलती है भई ये अवस्था, इसमें आपकी वस्तु स्थायित्व का गुण और स्थगित अनुसरण का गुण होता है, ये इसकी विशेषताएँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? 29 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भई क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे। अब यहाँ पर है केवल बच्चे, आगे आपको क्वेश्चन में ऑप्शन से बताना है। पहला ऑप्शन है अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। दूसरा, इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति तय करते हैं। तीसरा, उस सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। चौथा, इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। सही बात है भाई, बच्चा जहाँ बड़ा होगा, जिस वातावरण में बड़ा होगा, जिस संस्कृति में बड़ा होगा, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।